हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे बायोलॉजी चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम है जीनोम, मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंट। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में हम 2-3 डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बताएंगे, और जो कि आता है 4 नंबर नहीं 5 नंबर या 3 नंबर में आएगा। तो अगर उसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोल देगा तो ये समझ लो आपको 5 नंबर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 2 नंबर में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं इसमें 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग अगर इसको पढ़ लोगे, इसकी तैयारी कर लोगे, तो इस चैप्टर से आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब आपको मैं बता दूँ सही तरीका कि अगर दोस्तों इस चैप्टर में के पूरी क्वेश्चन की बात की जाए तो इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जैसे कि हर एक चैप्टर में होता है। लेकिन मैं इस चैप्टर से वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए जो आने का चांसेस रहता है, जिसका आने का चांस रहता है कि इसका 80% 90% चांस रहता है कि यार जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये आने का संभव है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो एक बार अगर आप लोग समझ जाओगे ना कि बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, तब आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो समझ कर नहीं पढ़ाई करते हैं। अगर आप समझ कर पढ़ाई करोगे तो अगर आप कम भी पढ़े रहोगे ना, फिर भी आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, और फेल वही होते हैं जो बिना समझे बूझे पढ़कर चले जाते हैं और कुछ समझे बूझे बिना याद कर लेते हैं, जाकर लिख, जब वहाँ पर क्वेश्चन आता है सामने तो लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता यार लिखे तो लिखे क्या। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग समझ कर पढ़ाई करो। अब समझना इस चैप्टर में ये चीज़ है कि देखिए, एक चैप्टर से जब भी जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है तो एक चैप्टर में से वही क्वेश्चन लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसमें अगर क्वेश्चन जो आता है, अगर एक बुक के सारा क्वेश्चन आ जाए तो संभव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक चैप्टर से भी क्वेश्चन लिया जाए तो पूरे चैप्टर में, एक चैप्टर के पूरे चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन होता है। 200, 250, 300, 400 क्वेश्चन होते हैं। अगर सब क्वेश्चन की बात की जाए, बहुविकल्पी से लेकर ऑब्जेक्टिव उत्तरी तक अगर बात की जाए। ठीक है, तो आप लोग समझो यार कि एक चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो जो पेपर में हमारा जो पेपर होता है, परीक्षा में आता है, तो पेपर में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ये समझ लेना कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ लेना कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है। कोई चैप्टर में से 1 क्वेश्चन ले लिया गया, किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन ले लिया गया, किसी चैप्टर में से 3 क्वेश्चन ले लिया गया। ये हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लें तो शायद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आ जाए, है ना दोस्त। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए दोस्त, क्या होता है कि एक पेपर कोड होता है। आप लोग जब कक्षा 10 में पेपर दिए होंगे ना, तो वहाँ पर एक पेपर जब साइन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर अपना पेपर कोड एक लिखने के लिए बोलते होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर 348 CL। ठीक है, इसी तरह आपके बायोलॉजी पेपर में जो आएगा तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पेपर जो होता है ना दोस्त, इसका नंबर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये नंबर चेंज होता है। ये नंबर जो है ना चेंज होता है। जैसे अगर आपको देखना है कि जैसे आपके दोस्त कोई है, आपके गांव का, आपके अगल बगल का कोई भी लड़का अगर आपके साथ बोर्ड एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर कहीं और कहीं गया है, आपका सेंटर कहीं और गया है, तो उसका पेपर और अपना पेपर थोड़ा मिला कर एक बार देख लेना। ये चीज़ उसमें चेंजिंग आया होगा या तो फिर नहीं भी आया होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मतलब इतना तय है कि एक प्रकार का नहीं पेपर बनता, पेपर 2 प्रकार या 3 प्रकार का बनता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका पेपर और आपके दोस्त का पेपर दोनों चेंज हो सकता है या फिर एक ही पेपर हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लेना। अगर चाहते हो कि मैं इस पेपर को और से देखना चाहता हूँ तो आप लोग थोड़ा खोजने की कोशिश करना। अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर 2025 में जो पेपर आएगा आपके सामने, आपका जो लिखने के लिए पेपर आएगा, उस पेपर में और अपने पेपर में थोड़ा मिलाना। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ना, ये आपको चेंजेस मिलेगा। अब इसमें नंबर चेंज होने का कारण क्या क्या बन सकता है, इसमें दोस्तों अगर नंबर चेंज है, आपके पेपर में कुछ नंबर और है, उसके पेपर में कुछ नंबर और है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आया होगा पेपर में, तो क्वेश्चन भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए दोस्त, एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है तो एक चैप्टर से लगभग 4, 5, 6 क्वेश्चन ले लिया जाता है।
तो 4, 5, 6 क्वेश्चन जो ले लिया जाता है एक चैप्टर से ना, तो एक ही पेपर में नहीं लिखा जाता, उसको अलग अलग पेपर में बांट देते हैं। जैसे मैं अभी बताया आपको कि एक प्रकार का नहीं बनता, 2 प्रकार या 3 प्रकार का बनता है पेपर। तो हर एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब आपस में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा पेपर हमारे सामने आता है तो उसका क्वेश्चन, उसका कोड कुछ अलग रहता है, और जो हमारा दोस्त पेपर देने गया है दूसरे स्कूल में, उसका सेंटर गया है, तो उसका पेपर, उसका कोड कुछ अलग होगा, या फिर एक ही हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग कोशिश करना, अगर आपको पेपर एक ही सन का मिल जाएगा और उसमें देखना, तो शायद कोड चेंज होगा, ठीक है। मैं बहुत पेपर देखा हूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए, एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है वो आपको दोस्त, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो होता है वो हर एक परीक्षा में, पेपर में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि दोस्त, अगर आप 11 महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी कर लोगे तो आपके सामने चाहे जिस भी कोड का पेपर आएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाएगा वो आप आसानी से लिख सकोगे, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्त आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में 200-250-300 क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं सिर्फ 11 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या बताया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं अपना क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त ये आता है, मानव जीनोम। ये दोस्त आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा, ये कन्फर्म है। अगर आएगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा, ठीक है। देखिए, मानव जीनोम क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मानव जीनोम मानव का आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, ठीक है। डीएनए से बना होता है, जो आनुवंशिक, जो मानव जीनोम होता है वो डीएनए से बना होता है। इस जीनोम में दोनों प्रकार की प्रोटीन कुटलेखन डीएनए जीन तथा गैर कुटलेखन डीएनए जीन सम्मिलित होते हैं। मतलब एक होता है कुटलेखन डीएनए जीन और एक होता है गैर कुटलेखन डीएनए जीन, ठीक है। तो ये दोनों जीन होते हैं, ये क्या होते हैं, मानव जीनोम में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों जीनोम मिलकर क्या बनता है, मानव जीनोम बनता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके आगे थोड़ा सा लिख लेना। यहाँ पर देखिए, मानव जीनोम गुणसूत्री डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर भी बना होता है। मतलब आप इसको भी लिख सकते हो या आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, कि मानव जीनोम गुणसूत्री डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसमें मानव की संपूर्ण आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप दोनों लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक है तो आपका एकदम मस्त हो जाएगा। मतलब जो भी आप एग्जामिनर जो होते हैं, जो आपका कॉपी चेक करेंगे ना, आप लोग का दोनों क्वेश्चन देखेंगे, मतलब तो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। मतलब आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, नंबर दे देंगे, आपका हेडिंग देखकर ही नंबर दे देंगे वो। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ मेरे दोस्त की जो हेडिंग है, अपना इस हेडिंग को थोड़ा दोस्त बढ़िया बनाना। यहाँ पर जो स्केल है, स्केल से थोड़ा पाई पार देना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण करना, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ये पहला प्रमुख है। तो आपको 4-5 प्रमुख इसमें बता दे रहा हूँ, आपसे 2 प्रमुख या 3 प्रमुख उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य जो होता है ये हमारा 4-5 प्रमुख उद्देश्य है, ठीक। आपसे अगर 2 प्रमुख उद्देश्य पूछ लेगा तो आप 2 लिख लेना, या आपसे 1 प्रमुख उद्देश्य पूछ लेगा तो आप 1 ही लिख देना। इसमें लेकिन मैं 4-5 आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर 4-5 याद कर लोगे तो कोई ना कोई आप लोग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण करना, ठीक है, ये हमारा पहला। दूसरा क्या है कि मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कि अनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन्स की पहचान करना, ठीक है। चौथा क्या है कि मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों को उद्योगों में स्थानांतरित करने की संभावनाओं को खोजना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 मैं बता दिया हूँ आपको। अगर आपसे कोई 2 प्रमुख उद्देश्य पूछ लिया है कुछ इस तरह क्वेश्चन बोलकर कि मानव जीनोम परियोजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, ठीक, आपसे इस तरह पूछ सकता है। या आपसे पूछेगा कि मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख कोई एक उद्देश्य लिखिए, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि मानव प्रमुख परियोजना के कोई 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो अगर आपसे 4 तो नहीं पूछेगा, 4 तो मुश्किल है, लेकिन आपसे 2 या 3 या 1 पूछ सकता है,
3 भी मुश्किल है, 2 या 1 पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 4 बता दिया हूँ, तैयारी कर लो अच्छे से, और 2 या 1 से अगर आप पूछ लिया तो आप लोग लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत। डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत का मतलब क्या होता है आपको, मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्त कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, तो मतलब ये होता है कि जैसे देखिए दोस्त, जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट होता है कि हम जो हमारा फिंगर है, तो ये जो हमारा जो रक्त होता है, ब्लड, खून, ठीक है, ये जो इसकी जो हमारा जो आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड जैसे आपका बनता है, तो इसमें क्या होता है 5 फिंगर आपका ऐड हो जाता है आधार कार्ड में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कहलाती है। यहाँ पर देखिए इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक्स जेफरी द्वारा 1985 में रखी गई तथा डॉक्टर लालजी सिंह, यहाँ पर देखिए एलेक्स जेफरी द्वारा 1985 में रखी गई तथा डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी कश्यप हैं, इन्होंने मिलकर 1985 में इसकी खोज और इसका नाम रखा डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इसका तकनीक क्या होता है, यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग, मतलब मैं आपको अभी बताया ना कि जो हमारी 5 अंगुलियां होती है हमारे आधार कार्ड से ऐड रहता है। जब भी हम कोई मर्डर कर देते हैं या किडनैप कर ले जाते हैं, तो हम या किसी को अगर फायर कर दे अपने बंदूक से, तो क्या हो जाता है कि हमारा फिंगर जो होता है उसमें बंदूक में या उस मनुष्य के बॉडी में हमारा फिंगर जो ऐड हो जाता है। जब भी मशीन जाँच करने आती है तो हमारा जो फिंगर रहता है, तो फिंगर आपको उसमें शो करने लगता है। जब आपका फिंगर उसमें शो करने लगेगा तो जो मशीन होती है दोस्त, आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है, पूरी तरह से आपका पूरा एड्रेस उसमें पता चल जाएगा कि कौन मर्डर किया है, कौन किडनैप किया है, ठीक है। इसी चीज होती है जब भी आप लोग नई केस सुनते हो कि हाँ वहाँ आज मर्डर हो गया, आप जो अखबार पढ़ते हो तो वहाँ पर सुनते हो ना कि आज वहाँ मर्डर हो गया, न्यूज़ देखते होगे, वहाँ पर किडनैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो होता क्या है, कैसे लोग पकड़ते हैं, अगर उनका जो हाथ जो फिंगर होता है, उन्हीं के फिंगर अगर उनके बॉडी में या फिर कोई भी अगर बंदूक वहाँ पर छूट गया या कोई चाकू छूट गया, कुछ भी छूट गया, तो आप फिर फिंगर जो होता है उनका वहाँ पर लग जाता है। और जब उसकी जांच होती है तो फिंगर का पूरा लोकेशन उसका दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए, 2 उपयोग या 3 उपयोग, आपसे कुछ भी पूछ देता आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है कि प्रेतकर्ता का निर्धारण करने में, किसी प्रजाति की पहचान करने में, ठीक है, अपराधी का पहचान करने में, अस्पताल में चोरी हुए शिशु के उसके माता पिता तक, मतलब उसके उचित माता पिता तक पहुँचाने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करने में, ये होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीक। जब कोई दुर्घटना में व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, जब उसका कोई एड्रेस आएगा तभी पहचान की जाएगी। तो उसका फिंगर जब हम लोग ऐड करेंगे मशीन में, तो उसका फिंगर जब ऐड करेंगे तो मशीन बता देगी कि इसका प्रूफ, इसका एड्रेस, पूरा लोकेशन बता देगा कि कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है ना। तो तब लोग जान जाएंगे कि हाँ वहाँ का इसके घर वालों को खबर दिया जाए कि आपके घर का कोई सदस्य दुर्घटना में मर गया है। तो इसी तरह क्या करते हैं लोग, मतलब उनकी खबर लेते हैं कहाँ का रहने वाला है। तो यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य का मतलब यही होता है कि यही सब काम होता है इसमें, ठीक है, किसी चीज़ को पहचान करने में, किसी व्यक्ति को। तो ये आपका क्लियर हो गया हो, कन्फर्म, ठीक है। ये दोस्तों आपको टिप्पणी में पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको टिप्पणी में पूछेगा आपसे परीक्षा में, और टिप्पणी में पूछने के बाद आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये समझ लो। अगर आप इतना लिख दोगे ना तो 5 नंबर आपका कन्फर्म है, मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट की क्रिया विधि, अभी मैं आपको बताया था डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की क्रिया विधि। दोस्तों देखिए मैं अभी आपको इसके पहले बताया था कि देखिए दोस्त आपका पेपर जो होता है कई कोड और कई प्रकार का बनता है, मतलब से 2 से 3 प्रकार का बनता है ना। तो किसी पेपर में क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, और किसी के कोड मतलब जिसका पेपर अलग रहता है उसमें क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की क्रिया विधि पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को दोनों तैयार करना है, मतलब कि इस वीडियो में जितना 11 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको आप सबको तैयार करना है, हर एक क्वेश्चन को, ताकि दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है।
यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट की क्रियाविधि। अब इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखिए डीएनए का पृथक्करण, पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ से, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु डीएनए का नमूना श्वेत रुधिर कारिकाओं, स्पेटोजोआ, वीर योनि द्रव बाल की जड़ों तथा कंकाल आदि से पृथक किया जाता है। डीएनए का रज्जु में क्या होता है, कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं जिन्हें पैलिड्रोमा कहते हैं। इनके कारण ही एक डीएनए दूसरे भिन्न से होता है, ठीक है, मतलब एक डीएनए जो होता है ये दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पैलिड्रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैलिड्रोम कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है, ये आप याद करके उसके बाद लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है, यहाँ पर देखिए डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन, ठीक है। यहाँ पर देखिए डीएनए में छोटे छोटे टुकड़ों का खंडन लिखा हुआ कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। इन खंडों में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। इन्हें कहा जाता है क्या, डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन। आपको ये दोनों लिखना होगा। जब भी अगर आपसे पूछ लेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की क्रियाविधि लिखिए, तो आप लोग को एक क्रियाविधि नहीं लिखना होगा। अगर आप एक क्रियाविधि लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का रहेगा ना, तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। और अगर आप क्रियाविधि अगर पूछ लिया आपसे दोनों इसका क्रियाविधि लिख दोगे ना, तब आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नंबर जो होता है पूरा फुल तभी मिलेगा जब आप पूरा फुल क्वेश्चन लिखोगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। ये दोस्त आपका क्वेश्चन है 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें दोस्तों मैं बता दूँ आपको 1 नंबर 2 नंबर के अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपको या 2 नंबर में पूछ सकता है या आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5वां नंबर है कि जीन राशि जीनोम की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट डालना होगा कि जीनोम की परिभाषा, उसके बाद लिखना होगा किसी जीव में गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह पर उपस्थित कुछ कुल डीएनए जीन ही जीनोम कहलाता है, ठीक है। इतना बहुत सिंपल यार, इसको आप आराम से याद कर सकते हो। तो 2 लाइन का है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड क्या है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना मेरे दोस्त। ये आपका आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीवाणुओं में एक वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्रित डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7वां। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा कि मानव जीनोम परियोजना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए कि मानव जीनोम परियोजना का अध्यक्ष जेम्स वाटसन को नियुक्त किया गया है। जेम्स वाटसन क्या है, एक हमारे वैज्ञानिक का नाम है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि मानव जीनोम परियोजना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जीनोम परियोजना का अध्यक्ष जेम्स वाटसन को नियुक्त किया गया है। जेम्स वाटसन एक वैज्ञानिक का नाम है। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां कि धान की जीनोम परियोजना को क्या नाम दिया गया। मतलब जो धान होते हैं, धान की जीनोम परियोजना को क्या नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए धान की जीनोम प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना IRGSP, क्या नाम है, IRGSP नाम दिया गया है। तो इसको आपको याद कर लेना है दोस्त, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। धान की जीनोम परियोजना को क्या नाम दिया गया है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन इसके पहले मैं आपको बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, और जीनोम की परिभाषा। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोस्त 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मैं आपको पहले नहीं हर एक वीडियो, बायोलॉजी के हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बायोलॉजी में आप लोग वही क्वेश्चन पढ़िए 3 नंबर और 2 नंबर का, ठीक है। बाकी 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैं जो बता दूंगा, अगर आप वही पढ़ लोगे तो 5 नंबर क्वेश्चन जो होता है मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो मान लो अगर 2 क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका 10 नंबर इस तरह बन जाएगा। और अगर समझ लो कि 10 नंबर में अगर 5 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे, कुछ तो लिख कर आओगे। अगर 70 नंबर का क्वेश्चन में 70 नंबर क्वेश्चन में अगर 65 नंबर भी आ जाएगा फिर भी आपका बहुत है, क्योंकि आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आपका 85 नंबर 80 नंबर मिल जाता है। तो 80-85 नंबर 100 में से 80-85 नंबर मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखते हैं 9वां।
यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आणविक प्रोब क्या है, ठीक है, आणविक प्रोब क्या है। यहाँ पर लिखा होगा डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे खंड जो किसी रेडियोधर्मी यौगिक से लेबल होते हैं आणविक प्रोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आणविक प्रोब क्या है, ठीक है। इसमें पूछा है कि आणविक प्रोब क्या है, तो आप लोग को इतना लिख देना है, बहुत सिंपल है, याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, डीएनए बहुरूपता क्या है, इसका अध्ययन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जनसंख्या में 0.91 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल में असंगति मिलने से होती है। साधारणतया में यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर पूछ लिया कि डीएनए बहुरूपता क्या है, डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, डीएनए बहुरूपता को समझाइए, या आपसे पूछ लेगा डीएनए बहुरूपता को परिभाषित कीजिए। दोस्त ये आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो लिखते हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिया जाएंगे। इस क्वेश्चन अगर आपसे बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिए, थोड़ा मिला जुला कर, पूरा मतलब जो आप पढ़कर जाओगे वो क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर अगर पूछ लेंगे ना, तो फिर भी मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इसी तरह आता है, ठीक है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बच्चों को थोड़ा घबराने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन अगर बच्चा समझ कर जाएगा ना तो घबराएगा नहीं और अच्छे से लिख कर आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ, समझ कर पढ़ाई करो, तब आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। और पेपर में लिखने से पहले आप लोग को घबराना नहीं है, बस आराम से पढ़िए और पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। भाई कमेंट में जरूर बताना दोस्त वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह मैं हर एक सब्जेक्ट में ट्यूशन लाता रहता हूँ। बस आप नए हैं, चैनल हमारे जुड़ जाइए और रोज़ पाइए इंपॉर्टेंट ट्यूशन। आपका परीक्षा भी 5 महीना 6 महीना जो भी है, मैं अच्छी तैयारी करवा दूंगा। जितना क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो रहा है दोस्त, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अभी मान लो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो अभी से अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर भी आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आओगे 12 में, ठीक है। तो दोस्तों 12 आपको एक बार पास करना है, सिर्फ एक बार जीवन में। आप 12 पास करने के बाद दोबारा 12 में एडमिशन नहीं करवाओगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि नंबर आ जाए, आपके घर वाले भी खुश हों, आपके फ्रेंड दोस्त यार भी खुश रहें, आप भी सबसे ज़्यादा खुश रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।